ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल पाठशाला जीके में। पिछले क्लासेस में हमने कांग्रेस के बारे में आप लोगों को जो है वह बताया था, ठीक है। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हम आज के क्लास में कांग्रेस के जो है वह मुख्य विचारधारा, जिसमें नरमपंथी विचारधारा, गरमपंथी विचारधारा, बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट और उससे आगे के टॉपिक पर आज के क्लासेस में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, कांग्रेस के अंदर जो था वह दो मुख्य विचारधारे थे, जिनमें एक का नाम क्या था, नरमपंथी, ठीक, और दूसरे का नाम क्या था, गरमपंथी। लेकिन कांग्रेस का जब स्थापना होता है, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था 1885 ईस्वी में, तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो है वह कांग्रेस में मुख्य रूप से जो है वह नरमपंथी या उदारवादी लोगों का प्रभुत्व था, ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन के पश्चात जो है परिस्थितियां क्या हो गई, बदल गई और वह नेतृत्व गरमपंथी के हाथों में आ गया। मतलब बंगाल विभाजन के मुद्दे पर जो है दोनों के बीच विवाद हो जाता है कि आंदोलन कैसे करना है, जिसके कारण जो है उसके बाद नरमपंथी विचारधारा पीछे चली जाती है और फिर क्या आ जाती है, गरमपंथी विचारधारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है, ठीक है, जिनको भारत का वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। दूसरे कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो मुख्य रूप से बंगाल में सक्रिय थे। तीसरे कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा भी है जैसे फिरोज शाह मेहता भी है और अन्य लोगों का भी नाम आता है, लेकिन ये तीन जो है महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के नेता हो जाएंगे नरमपंथी विचारधारा में। इनका कार्यक्रम कैसा था, तो प्रतिवेदन देना और पत्र लिखना। प्रतिवेदन देने का मतलब ये है कि ये इन लोगों को जो है वह भारत में शासन कर रहे ब्रिटिशों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश लोग काम कर रहे थे उन पर इनको भरोसा था। तो वो लोग जो है यहाँ के जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय है उनको जो है प्रतिवेदन देते थे और अपनी मांगों को रखते थे। पत्र उनके यहाँ लिखते थे कि भारत के विकास के लिए आप कैसे ऐसे काम कीजिए जिससे जो है भारतीय जनता को काफी ज्यादा क्या हो, फायदा हो, ठीक। इनका मुख्य योगदान क्या है, तो मुख्य योगदान है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनको जब संपत्ति या पैसा इस सब के लिए जब राष्ट्रवाद का जब विकास हो, मतलब आर्थिक गतिविधियां जितनी है उसके आधार पर जब राष्ट्रवाद का विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद। और आर्थिक राष्ट्रवाद में दादा भाई नौरोजी का एक महत्वपूर्ण पुस्तक आता है। इस पुस्तक को आप लोग एकदम पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी का ने जो पुस्तक लिखा है उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की है, ठीक है। तो एक आर्थिक राष्ट्रवाद इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा क्या है, 1892 का काउंसिल एक्ट। एक्चुअली जब 1885 में कांग्रेस का जब स्थापना होता है तो ठीक इसके 7 साल बाद 1892 में काउंसिल एक्ट आता है, ठीक। काउंसिल एक्ट में क्या होता है कि जो भी गवर्नर जनरल है और प्लस उसकी जो परिषद है ना, उसमें जो निर्वाचन जो है उसको चालू कर दिया। मतलब जो भी परिषद में जो भी लोग भाग लेंगे उसमें अब निर्वाचन प्रारंभ कर दिया गया, ठीक। लेकिन इसमें निर्वाचन शब्द नहीं था, फिर भी निर्वाचन प्रारंभ कर दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें साथ ही जो गवर्नर जनरल के परिषद में यदि कोई बजट पेश किया जाए, कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाए तो उस पर बहस करने का जो है अधिकार दे दिया जाए, ठीक। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया आप लोगों का, नरमपंथी ने एक आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास किया भारत में। दूसरा क्या है, 1892 का काउंसिल एक्ट लाने में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बंगाल विभाजन के बाद जो है वह नरमपंथी विचारधारा से लोगों का मोह जो है धीरे धीरे भंग हो जाता है। इसका कारण क्या है कि नरमपंथी जब प्रतिवेदन या जो भी पत्र लिखते थे उनसे जो है वह छोटे मोटे परिवर्तन हो पाए, जैसे आर्थिक राष्ट्रवाद, और आप लोगों ने देखा 1892 का काउंसिल है। लेकिन बड़े परिवर्तन जो है लोग जो है वह चाहते थे, जिसके कारण जो है वह नरमपंथी विचारधारा से लोगों का क्या हो गया, मोह भंग हो गया, ठीक। अब आइए सबसे पहले आप लोग बंगाल विभाजन को देखिए। तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो करजन था, ठीक।
कर्जन, इसका टाइम पीरियड कितना है 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने वास्तविक कारण क्या था बंगाल विभाजन का, तो वास्तविक कारण था फूट डालो और राज करो। एक्चुअली मान के चलिए कि यदि ये बंगाल है तो इस बंगाल में जो है वह इधर रहते थे ज्यादा हिंदू लोग, ठीक, इधर रहते थे हिंदू बहुल मतलब कि प्रांत था, और इधर था मुस्लिमों की जनसंख्या जो है अधिक थी। तो बंगाल को इस आधार पर बांटा गया कि हिंदू की जनसंख्या एक तरफ ज्यादा हो जाए और एक तरफ मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो जाए, जिससे वो आपस में क्या हो, आपस में जो है लड़े, और भारत में जो राष्ट्रवाद का जो विकास हो रहा है उसको धीरे धीरे क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। लेकिन ब्रिटिशों ने इसका कारण वास्तविक बताया क्या चीज, वास्तविक कारण बताया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, फलस्वरूप प्रशासनिक कठिनाई है। एक्चुअली बंगाल तो बड़ा प्रांत था, इसमें कोई भी कहने की बात नहीं, क्योंकि अभी का जो है बांग्लादेश पूरा आता था, उसमें असम आता था, बिहार आता था, झारखंड आता था, ये बंगाल बड़ा प्रांत था। लेकिन बड़ा प्रांत तो अन्य भी थे, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी भी बड़े प्रांत में आते थे उस समय के, और जो बम्बई प्रेसिडेंसी था, मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी था, वो भी तो बड़ा प्रांत थे। तो बंगाल का विभाजन करने का उनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम के आपस में शत्रुता का भाव पैदा करना, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया नहीं, क्योंकि अगर ऐसा बताते तो इसका लोग काफी ज्यादा विरोध करते। इस कारण उन्होंने क्या बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, जिसके कारण उसका जो प्रशासनिक मतलब उसका प्रशासन सही ढंग से चलाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक। और अब आइए आगे देखिए, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को, यानी 20 जुलाई 1905 को कहा गया कि आने वाले जो 16 अक्टूबर 1905 है उस दिन क्या किया जाएगा, बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल के विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तब आंसर होगा 20 जुलाई 1905, और किया कब गया, मतलब बंगाल विभाजन वास्तव में कब किया गया, तो 1905 ईस्वी में। इसको जो है भारतीय लोगों ने शोक दिवस और राखी दिवस, यानी एक दूसरे के हाथ पर हिंदू मुस्लिमों ने कलाई बांधकर और फिर जो है बंगाल विभाजन में जो है वह शोक व्यक्त करते हैं, ठीक। और यही जो निर्णय जब लेता है बंगाल विभाजन का जब 20 जुलाई का, तो वही होता है स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, कितना, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में से जो है वह स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ होता है कि बंगाल विभाजन को क्या किया जाए, रोक दिया जाए, ठीक। अब आइए आगे चलकर, लेकिन फिर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में, और वो कहां पर किया जाता है, तो दिल्ली एक दरबार होता है 1911 में ही, जिसमें क्या कर दिया जाता है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अब आइए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधारा के जो लोग थे उनमें आपस में जो है वह क्या हो गया, आपस में मतभेद हो गया। उसका कारण यह था कि जैसे कि नरमपंथी लोग चाहते थे कि जो बंगाल का जो आंदोलन है ना, यह स्वदेशी मूवमेंट, वह केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन जो गर्मपंथी लोग चाहते थे कि नहीं, ये बंगाल के अलावा अन्य प्रांतों में भी आंदोलन चले। ये पहला एक मतभेद का कारण था। दूसरा कारण था कि नरमपंथी जो है मुख्य रूप से प्रतिवेदन पर विश्वास रखते थे, पत्र देने पर विश्वास रखते थे, लेकिन जो गर्मपंथी जो है मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन और साथ ही स्वदेशी उद्योग को संरक्षण, इस सब पर काफी ज्यादा क्या करते थे, बल देते थे। इस कारण जो है दोनों के बीच आपस में मतभेद हो गया, लेकिन अंत में जो है गर्मपंथी विचारधाराओं की जीत हुई और स्वदेशी मूवमेंट में जो है वह गर्मपंथी विचारधारा काफी ज्यादा आगे बढ़े, ठीक। अब आइए आप लोग देखिए स्वदेशी आंदोलन, यहाँ से आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया, तो 7 अगस्त, हमने बताया था कि जब 20 जुलाई को निर्णय लिया गया तो 7 अगस्त से स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ। कहां से चालू हुआ, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता में एक टाउन हॉल जगह है, वहीं से स्वदेशी मूवमेंट क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब इस स्वदेशी मूवमेंट का योगदान क्या होता है, तो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा, यानी जो भी मतलब स्वदेशी उद्योग थे, जैसे केमिकल फैक्ट्री थी या मतलब कि जो भी साबुन का फैक्ट्री था, इन सबको जो है काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो है सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक। तो एक आप लोगों को क्या हो जाए, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा। दूसरा क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का भारत माता का चित्र, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे,
जिन्होंने भारत माता का पहली बार इसमें चित्र बनाया था। इस स्वदेशी मूवमेंट में पहली बार भारत माता का चित्र जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, बनाया था। उसके बाद आप लोग ये तीसरे पॉइंट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा गया। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, वैसी जब रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसी स्वदेशी मूवमेंट में जो है अमार सोनार बांग्ला गीत लिखते हैं, जो 1971 में क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान जो था वो दो क्षेत्र में शुरू में था, एक था वेस्ट और एक था ईस्ट। बाद में 1971 में जो है भाषा के आधार पर ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया, ठीक है। और उसी बांग्लादेश में का जब आजाद हुआ, जब बांग्लादेश 1971 मतलब जो नया प्रांत बना, तब जो स्वदेशी मूवमेंट का जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीत था अमार सोनार बांग्ला, उसी को उन्होंने अपना क्या बनाया, राष्ट्रीय गीत बना लिया, ठीक है। अब इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जब गर्मपंथी विचारधाराओं की जीत हुई तो यह आंदोलन बंगाल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, ठीक है। तो उनमें अन्य क्षेत्रों में कौन व्यक्ति था जिन्होंने कहां-कहां नेतृत्व किया बंगाल विभाजन का, इस पर आप लोगों से प्रश्न आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हम लोग आप जानते हैं, आप लोग बताए भी हैं कि ये बंगाल में सक्रिय नेता थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा आंदोलन का नेतृत्व किया बंगाल में, ठीक। दूसरा क्या है, बाल गंगाधर तिलक जानते हैं महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो इन्होंने कहा आंदोलन का नेतृत्व किया, महाराष्ट्र में। तीसरा है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मुख्य रूप से पंजाब, लाहौर ये सब क्षेत्र में सक्रिय थे, तो उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कहाँ करते हैं, पंजाब व यूपी में। ये दो नाम जो है आप लोग को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये तीनों तो याद हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल से में सक्रिय थे ज्यादा, तो बंगाल में ही आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के सक्रिय नेता थे, तो महाराष्ट्र में ही आंदोलन का नेतृत्व किए। लाला लाजपत राय लाहौर, पंजाब और यूपी सब क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय थे, तो वहां आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक। लेकिन ये दो को जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा। एक है सर सैयद अहमद खान, इन्होंने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा क्या है, चिदम्बरम पिल्ले। एक्चुअली पिल्ले से पता चल रहा है कुछ साउथ का नाम होगा, इस कारण जो है चिदम्बरम पिल्ले जो है वो मद्रास जो है भारत का, वहां पर आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का क्या हो गया, नरमपंथी तक हो गया, ठीक है। नरमपंथी, स्वदेशी, बंगाल विभाजन ये सब हो गया। अब दो जो विचारधारा थे कांग्रेस के अंदर, एक नरमपंथी और दूसरा क्या था, गरमपंथी, ठीक। तो गरमपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन है, तो लाला लाजपत राय इसके प्रमुख जो है वह नेता है, ठीक है। पहले लाला लाजपत राय जो पंजाब और जो यूपी है इस सब क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय थे। दूसरे कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ सक्रिय थे, महाराष्ट्र में। तीसरे कौन है, तो बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। आप लोग जो नाम सुनते हैं लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो है इसी से संबंधित है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और एक और है अरविंदो घोष। अरविंदो जो घोष है, जिनका पांडिचेरी में उरुवेलो आश्रम है, वो भी जो है वो गर्मपंथी विचारधारा और कुछ हद तक ये क्रांतिकारी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इनका ये कि आप लोग कार्यक्रम, ये जो है वो कौन सा कार्यक्रम अपनाया, तो ये नरमपंथी के विरोध में इन्होंने क्या अपनाया, धरना प्रदर्शन। नरमपंथी ने क्या, याचना प्रार्थना पत्र अपनाया, इन्होंने क्या अपनाया, धरना प्रदर्शन और स्वदेशी को बढ़ावा, यानी जो भी स्वदेशी जो भी उद्योग थे उन सबको क्या करते थे, बढ़ावा देते थे, ठीक है। आगे आप लोग देखिए इनका जो है प्रमुख जो है कथन क्या है, तो लाला लाजपत राय का प्रमुख कथन देखेंगे नरमपंथियों के लिए, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। मतलब कि जो भी नरमपंथी के जो लोग हैं उनके बारे में वो क्या कहते हैं कि ये शिक्षित भारतीयों का जो है राष्ट्रीय मेला, मतलब कि जो भी नरमपंथी हो मुख्य रूप से क्या थे, शिक्षित लोग थे। और वह जो है वर्ष के अंत में यानी दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, मात्र एक ही बार होता था साल में, तो इस कारण जो है वो नरमपंथी के बारे में कहते हैं कि शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। और दूसरा कौन है, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने क्या कहा नरमपंथियों के बारे में, याचना संस्था यानी जो प्रार्थना देने वाली संस्था है, पत्र लिखने वाली संस्था, इसी कारण जो इन्होंने याचना संस्था का। बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमने आपको बताया कि नरमपंथी जो है वो मुख्य रूप से स्वराज नहीं चाहते थे, बल्कि वह जो है अंग्रेज के रहते हुए भारतीयों को कुछ अधिकार मिल जाए, सिर्फ इतना वह चाहते थे, और देश का शासन कैसे चलाया जाए। जबकि बाल गंगाधर तिलक का कथन ही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक। इस कारण जो है वह गर्मपंथी और नरमपंथी का बीच जो है विवाद बढ़ता चला गया और 1917 का जो सूरत में विभाजन
जो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बोलिए आप लोग, क्या किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, रास बिहारी घोष, जो कांग्रेस वाले वीडियो में हमने बताया था आप लोग को। इसी में जो है वह कांग्रेस जो है वो दो पार्टों में बट जाती है, गर्म पंथी में और नरम पंथी में। एक्चुअली क्या है कि जो गर्म पंथी जो है वह मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन इस सब पर जोर देते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है इनको पसंद नहीं करते थे। इस कारण जो इन्होंने नरम पंथियों का समर्थन कर दिया। फलस्वरूप 1917 के सूरत विभाजन के पश्चात पुनः जो है कांग्रेस पर नरम पंथी प्रभाव जो है पुनः हावी हो गया। ठीक है, और तिलक को जो है वह मांडले जेल भेज दिया जाता है। उनका एक केसरी पर एक पत्र लिखते हैं, उसी के बहाने उनको अंग्रेज को मतलब थोड़ा आलोचना कर देते हैं, जिसके कारण उनको तिलक को जो है मांडले जेल भेज देते हैं, जिससे वह 1916 में छूट के आते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग देखिए, यहाँ आप लोग का हो गया गर्मपंथी। अब देखिए मुस्लिम लीग, अंग्रेजों ने जो है स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था भारत में, तो उसको जो है कमजोर करने के लिए और मुसलमानों को ऐसा भड़काया कि आपके साथ जो है वह गलत हो रहा है, इस कारण जो है वह मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। दो व्यक्ति है, एक कौन है, सलीमुल्लाह खान, और दूसरा कौन है, तो आगा खान। ये दो व्यक्ति जो है वह 1906 में जो है वह मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था मुस्लिमों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा, मतलब मुस्लिमों के जितने मतलब उनके धर्म के अनुसार शरिया कानून ये सब जितने, उन सबको जो है वह रक्षा किया जाए, और उनको जो है वह हिंदुओं का जो संस्कृति है, अंग्रेजों के संस्कृति उस पर जो है हावी ना हो पाए। ठीक है, इस कारण जो है उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, यानी अंग्रेजों ने जो बंगाल विभाजन किया था उसका इन्होंने समर्थन कर दिया। वह स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, उसका क्या किया, तो स्वदेशी आंदोलन में क्या कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया। ठीक, इसके मांगों को मानते हुए अंग्रेज जो है वह 1909 में लेकर आते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल जो है प्रदान कर दिया जाता है। एक्चुअली आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पृथक निर्वाचन एक शब्द है और दूसरा क्या है, तो दूसरा शब्द है आरक्षण। पृथक निर्वाचन और आरक्षण में अंतर यह है कि जब आरक्षण दिया जाता है, जैसे अभी भी दिया जाता है आरक्षण, तो जैसे जिस कम्युनिटी के लिए, जिस समुदाय के लिए आरक्षण दिया जाता है, उसमें खारा जो है वो इलेक्शन में वही लोग होते हैं, लेकिन वोट जो है वो सभी करते हैं। लेकिन जब पृथक निर्वाचन यदि किसी क्षेत्र में दिया जाए, जो उस समय मुस्लिमों को दिया गया था 1909 वाले मॉर्ले मिंटो सुधार में, इसमें क्या होता है कि जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित है, वोट भी उसी समुदाय के व्यक्ति करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक, इसी के आधार पर 1909 में जो है वो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया कि 1919 में आगे चलकर किनको दिया गया, 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है तो उसमें सिखों को दिया जाता है। और फिर 1932 में जो है 1932 में जब सांप्रदायिक पंचायत आता है, तब उसमें जो है वह दलितों को दिया जाता है, जिस पर गांधी जी जो है वह और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता होता है, जो 24 सितंबर 1932 को जो समझौता होता है, जिसमें अंबेडकर जी जो है उन्होंने पृथक निर्वाचन को छोड़कर आरक्षण को जो है वह स्वीकार कर लेते। इस सब के बारे में हम आगे क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।